नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। हम पढ़ रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी। 4 क्लासेस हम इसकी ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मिसाइलों के बारे में। अब तक कितनी मिसाइलें जो है इंडिया के अंदर बनाई जा चुकी है, कितनी मिसाइलें किस किस जो अपनी सेना है उसके पास है, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली, उसके बारे में, और कुछ हमारे रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के बारे में। टॉपिक डिस्कस करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इन वीडियोस पे। साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल सीईटी मिशन ज्ञान को और जुड़ जाइए भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने मिसाइलों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है गति के पथ पर है जो कार्य करती है, बैलिस्टिक मिसाइल परास के आधार पर कार्य करती है। उसके बाद हमने देखा जो क्रूज मिसाइल है उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल को हमने 4 कैटेगरीज में उनकी रेंज के आधार पर डिवाइड करते हुए पढ़ा। उसके बाद एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था IGM-DP। उसके तहत जो 5 मिसाइलें बनाई गई उनके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन कौन सी थी वो? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और अपना नाग। इन 5 के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी जो है और अग्नि जो है ये दोनों मिसाइलें क्या हैं? सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। उसके बाद जो हमने देखी थी आकाश और त्रिशूल, वो क्या थी? वो थी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। और जो नाग थी वो अपना था एंटी टैंक मिसाइल। तो इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मोस्टली बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस की थी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट मिसाइलें, जैसे कि ब्रह्मोस सेकंड, K-15 सागरिका अस्त्र, ये सारी मिसाइलें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। इनके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपको याद करने थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना मिसाइल रक्षा प्रणाली और कुछ अपने जो हथियार है जिनमें हम पढ़ेंगे रासायनिक हथियार और जैविक हथियार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है अपनी। तो देखो ये जो रक्षा प्रणाली है ये क्यों चलाई जाती है, ये इसको क्यों बनाया गया है? तो कोई भी मान लो कोई भी दुश्मन है, उसने अटैक किया मिसाइल से, तो उसको रेस्पॉन्स करना बनता है। उसके रेस्पॉन्स से पहले ही कुछ अपनी हानि हो, उससे पहले ही अपन उसको अटैक करके नष्ट कर दे अगर दुश्मन की मिसाइल को, तो उसी के लिए बस अपनी जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है यानी कि पहले ही खुद को प्रोटेक्ट कर लो, उसके लिए ये प्रणालियाँ अपनी बनाई गई है। इंडिया में अपनी 2 प्रणाली जो है रक्षा प्रणाली, मिसाइल रक्षा प्रणाली, वो प्रचलित है, PAD और दूसरी है अपनी AAD। आ गया समझ में? चलिए इन 2 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई PAD क्या है और AAD क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो अपने रासायनिक हथियार है, 4 तरीके के अपने रासायनिक केमिकल जो वेपन हैं उनके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने जो जैविक हथियार है उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये क्या है? तो मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत दुश्मन मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें लक्ष्य साधने से पहले ही क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि खुद को मरने से पहले ही क्या कर लेते हैं? प्रोटेक्ट कर लेते हैं मिसाइल्स के थ्रू। क्रूज मिसाइलों का अब देखिए, इस प्रणाली के तहत ओनली हमने 2 मिसाइलें पढ़ी थी। पहली थी अपनी क्रूज मिसाइल, दूसरी थी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो प्रणाली है इसके तहत केवल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनका निर्माण जो है किया जाता है, यानी कि उन्हीं का विकास किया जाता है। अब भाई क्यों किया जाता है? तो देखो आपको बताया गया था कि क्रूज मिसाइल जो है उनको थ्रू आउट द सेशन जब उसे लॉन्च किया जाता है और टारगेट पे वो पहुंचती है तो तब तक उसको क्या कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं, यानी कि उनका पथ क्या है? निश्चित नहीं होता। चलिए जैसे मान लो कि दुश्मन ने एक मिसाइल भेजी,
ठीक है। अब उसको वो वहां से गाइड कर रहा है, और अगर हमने यहाँ से एक मिसाइल भेज दी, अब उसको क्या है कि उसने मान लो कि हमें ट्रैक करके देख लिया कि सामने से एक मिसाइल आ रही है, तो वो क्या कर देगा, उसको गाइड करके उसका रास्ता जो है वो चेंज कर देगा, तो अपन अपने टारगेट तक जा नहीं पाएंगे, उस मिसाइल को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है केवल लॉन्चिंग के टाइम पे गाइड की जाती है, बाकी फिर वो अपने तरीके से जाती है और टारगेट पे जाके अटैक कर देती है। तो अब जब अगर क्रूज मिसाइल को किसी ने गाइड कर दिया तो हम उस दुश्मन वाली मिसाइल पे अटैक कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो रक्षा प्रणाली है इसको केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही विकसित किया गया है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों का जो पथ होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि जो अगर दुश्मन है वो उसको लॉन्चिंग के बाद गाइड नहीं कर पाएगा, और वो गाइड नहीं कर पाएगा तो अपन को पता है कि भाई ये इस तरीके से आएगी, परवलयाकार पथ बनाते हुए जाएगी, तो अपन यहाँ से अपनी मिसाइल भेज के उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसीलिए ये जो अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही विकसित की गई है। देखिए इधर, क्रूज मिसाइलों का पथ जो है पूर्व निर्धारित नहीं होता, अतः यह प्रणाली केवल बैलिस्टिक मिसाइल आक्रमण को विफल करने के लिए ही विकसित की गई है। ठीक है भाई, अब ये जो अपनी प्रणाली है ये विकसित करने वाला अपना जो इंडिया है, अपना भारत है, 4th नंबर पे आता है। यूएसए, रूस और इजराइल ने ये प्रणाली पहले ही हमसे विकसित कर ली है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है 4th नंबर पे आएगा, किस में, मिसाइल रक्षा प्रणाली के अंतर्गत। अब मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है आपको पता चल गया, तो क्या है भाई, दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए, उसको विफल करने के लिए जो अपनी प्रणाली बनाई गई है उसे अपन कहते हैं मिसाइल रक्षा प्रणाली, और ये केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही विकसित की गई है, क्योंकि अपनी जो क्रूज मिसाइल है वो गाइडेड होती है थ्रू आउट द सेशन, जब से उसको लॉन्च किया जाएगा और वो टारगेट तक जाएगी, इसीलिए केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ही अपनी ये मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है वो विकसित की गई है। देखिए इधर, अब भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है वो 2 लेवल पे है। कौन कौन सी अपन पढ़ेंगे, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं पीएडी। क्या कहते हैं, पीएडी। और दूसरी है अपनी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। क्या है, पीएडी यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एएडी यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। ये जो पीएडी है इसके अंदर हम देखेंगे कि अपनी जो पृथ्वी मिसाइल है उसका एक उन्नत वर्जन है प्रद्युमन, उसको हम यूज में लेते हैं, उसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। और अपनी जो एडवांस एयर डिफेंस प्रणाली है, सिस्टम जो है, उसके अंतर्गत अग्नि मिसाइल जो है उसका अश्विन जो उन्नत वर्जन है उसको अपन क्या है, यूज में ले रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली अपनी आती है पीएडी। देखिए इधर, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, ये क्या है, एक्सो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है। अब देखो, जो अपनी ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, पीएडी है, वो क्या है, एक्सो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है। अब एक्सो एटमॉस्फेरिक क्या है, एक्सो मतलब बाहर, एटमॉस्फेयर मतलब अपना वायुमंडल। तो अगर कोई भी मिसाइल वायुमंडल के बाहर है तो उसको जाके नष्ट कर देगी। अपनी जो मिसाइल अपन यहाँ से भेज रहे हैं दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए, तो एटमॉस्फेयर के बाहर जाके उसको नष्ट कर देगी, तो उसे अपन कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि पीएडी। देखिए इधर, एक्सो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है जो दुश्मन मिसाइल को वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। कि कौन सी है भैया, ये अपनी एक्सो एटमॉस्फेरिक है जो क्या करेगी, दुश्मन की अगर कोई मिसाइल वायुमंडल के बाहर है तो उसको 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ये डिस्ट्रॉय कर देगी।
इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में पृथ्वी के उन्नत संस्करण प्रद्युम्न का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा? पृथ्वी का उन्नत संस्करण प्रद्युम्न का उपयोग जो है वो किया जाता है। ये कौन सी हो गई अपनी? ये हो गई भाई अपनी पीएडी। दूसरी अपनी आती है एएडी, जिसका नाम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। कौन सा? एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। अब भाई इसमें क्या होगा? जैसे पीएडी में देखा वो थी अपनी एक्सो एटमॉस्फेरिक, ये जो है अपनी वो है अपनी एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कि अगर कोई दुश्मन की मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर प्रवेश कर चुकी है तो इसको 20 से 30 किलोमीटर या 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है ये अपनी मिसाइल उसको जाके नष्ट कर देगी। देखिए भाई, यह एंडो एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली है जिसमें वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी मिसाइल को 50 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है नष्ट कर दिया जाता है। ये जो अपना डेटा है 15 से 20 किलोमीटर, ये वेरी भी कर सकता है, ये 30 तक भी हो सकता है। ठीक है भाई, देखिए इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण अश्विन का जो है वो प्रयोग किया जा रहा है। पीएडी के अंदर कौन सी मिसाइल यूज में आ रही थी? तो पीएडी के अंदर आपको पता है कि पृथ्वी के जो उन्नत संस्करण है प्रद्युम्न, वो उस मिसाइल का उपयोग किया जा रहा था। एएडी के अंदर जो अग्नि है उसका उन्नत संस्करण अश्विन का जो है प्रयोग किया जा रहा है। अभी ये जो एएडी है ये कब यूज में ली जाती है? जब पीएडी जो है अपनी अनसक्सेसफुल हो जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती तो अपनी एएडी जो है वो यूज में ली जाती है। यह पीएडी के असफल होने या रडार द्वारा देरी से डिटेक्ट करने पर क्या होती है? सक्रिय होती है। ठीक है भाई, अपनी भारत की कितनी अपने जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो कितने लेवल पे पढ़ ली? 2 लेवल पे। कौन कौन से हैं 2 स्तर इसके? पीएडी और दूसरा क्या है? एएडी। ठीक है भाई, कौन सी मिसाइलों के लिए ये जो रक्षा प्रणाली है वो विकसित की गई है? तो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ये जो रक्षा प्रणाली है वो विकसित की गई है। ठीक है भाई, अब देखिए एक और पढ़ते हैं जिसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। क्या है? S-400 ट्रायम्फ, ये भी क्या है? एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। क्या है भाई? मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो किससे आयातित की गई है, किससे ली गई है? तो ये रूस से आयातित की गई है। रूस की जो अपनी रक्षा प्रणाली है वो कौन कौन सी है? S-400 और S-500। ये किसकी है? रूस की। किसकी है? रूस की रक्षा प्रणाली है। ठीक है भाई, देखिए अब इसके अंतर्गत क्या है? ये कौन सी प्रणाली है? ये सतह से हवा में जो है वो मार करने वाली मिसाइल है। कैसी? सतह से हवा में मार करने वाली अपनी मिसाइल है S-400। यह 400 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई वस्तुओं को ट्रैक करके, जैसे कोई भी रॉकेट है, कोई भी विमान है, कोई भी मिसाइल है, उसको डिटेक्ट करेगी। कितने किलोमीटर रेंज में? 400 किलोमीटर की रेंज में उसको डिटेक्ट करके क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। किससे ली गई है? ये रूस से ली गई है। रूस की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो कौन कौन सी है? 2 है, S-400 और S-500। ठीक है भाई, याद रहेगी ये चीज़ें। क्या क्या पढ़ चुके हैं? मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा है जिसमें अपन ने भारत में जो है वो 2 पढ़ी है, पीएडी और एएडी। उसके बाद हमने देखा S-400 जो किससे ली गई है? अपनी रूस से ली गई है। और रूस में कौन कौन सी 2 रक्षा प्रणाली है? मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और S-500। चलिए अब विश्व में जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो देख लीजिए। यूएसए के अंदर THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, आप केवल इसके नाम याद रख लीजिए। रशिया S-400, S-500, इजराइल आयरन डोम, इंडिया इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ये आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, इंडियन ये बैलिस्टिक नाम क्यों दिया है? क्योंकि केवल बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसमें विकसित की गई है। तो देखिए इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसमें पीएडी और एएडी हम पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया अपना मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में।
अब हम पढ़ते हैं अपने कुछ केमिकल वेपन्स, जिसे अपन कहते हैं रासायनिक हथियार। अब मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब हम यूज़ में लेते हैं अपनी जो कंट्री है उसको बचाने के लिए, या दुश्मन से प्रोटेक्ट रहने के लिए, या उनको रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन इनके साथ साथ कुछ केमिकल वेपन्स भी हैं जो यूज़ में लिए जाते हैं बचाव के लिए या फिर अटैक करने के लिए। जैसे अभी कोरोना के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक तरीके का बायो वेपन है। क्या है? एक तरीके का बायो वेपन है, यानी कि जैविक हथियार है। अब कुछ जो चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ में लिया जाता है कि भाई सामने वाले पे अटैक करने के लिए, किसी दूसरी कंट्री को जो है उसका जवाब देने के लिए कुछ केमिकल्स जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं रासायनिक हथियार। तो इन दो हथियारों को अपन, वेपन्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। रासायनिक हथियार क्या होते हैं कि कुछ केमिकल्स जो है वो यूज़ में लिए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं हथियार के तौर पे रासायनिक हथियार। 4 तरीके के हथियार हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, पहले वे हथियार जो किसी रसायन अथवा उसके विषाक्त गुणों का उपयोग कर मानव अथवा जीवन को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें रासायनिक हथियार कहते हैं, यानी कि केमिकल वेपन्स। क्या कहते हैं? केमिकल वेपन्स कहते हैं। ये चारों हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है अपना घाव कारक, दूसरा है अपना तंत्रिका कारक, तीसरा है अपना दमघोटू कारक और फोर्थ है अपना रक्त कारक। क्या है भाई? पहले जो हम पढ़ने वाले हैं घाव कारक, इसमें क्या होगा, ये जो घाव कारक है, ये जो हथियार है, ये क्या करेंगे कि भाई जो मनुष्य है, जो मानव है, जानवर है, उनकी जो स्किन है उस पर क्या है, फफोले कर देता है, घाव कर देता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे ये जो घाव कारक है वो यूज में लिए गए। चलिए, दूसरा आता है तंत्रिका कारक। ये तंत्रिका कारक क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अपना नर्वस सिस्टम क्या करता है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो संदेश ले जाने का काम करते हैं, संदेश लाने का, रिस्पॉन्स लाने का जो है वो काम करते हैं। यानी कि कोई भी अपन को संदेश मिला, सिग्नल मिला, उसको कहाँ तक लेके गए, ब्रेन तक लेके गए, और ब्रेन से फिर उसके अगेंस्ट जो भी रिएक्शन आनी है, रिस्पॉन्स आना है, उसको लेके आते हैं। तो ये जो अपने तंत्रिका कारक है, ये क्या करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने न्यूरॉन्स को क्या है, ब्लॉक कर देते हैं और अपने मस्तिष्क पे जाके अफेक्ट करते हैं। अब भाई ब्रेन ही जब अपना डेड हो जाएगा, ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा, तो अपन किसी चीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या है कि भाई तंत्रिका कारक अपने नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ब्रेन को क्या है, डेड कर देता है, डैमेज कर देता है। चलिए, दमघोटू कारक के अंदर क्या होंगे कि कुछ केमिकल्स जब रिलीज किए जाएंगे तो वो अपने ब्रीथिंग के टाइम पे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर भाई रेस्पिरेशन में जो है वो दिक्कत करते हैं, श्वसन क्रिया के अंतर्गत वो जो क्या है प्रॉब्लम्स करने लगते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं दमघोटू कारक। चलिए, इसके बाद अपन फोर्थ पढ़ने वाले हैं रक्त कारक, जो क्या है ब्लड फैक्टर्स। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अपना जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, वो सारी प्रोसेस जो है वो गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो ये चारों कारक एक एक करके अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहला लेते हैं घाव कारक। ये रसायन क्या करेंगे, शरीर पे फफोले और घाव कर देंगे। इनका प्रसार जो है एरोसॉल, लिक्विड और जो वाष्प है या फिर धूल के माध्यम से जो है किया जाता है। इन सभी मीडियम के थ्रू जो है इनको फैलाया जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको मोस्टली याद रखने हैं इन सब कारकों के अंतर्गत। सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, और ये जो मस्टर्ड है वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की गैस है। क्या है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की गैस कौन सी है, तो आपको क्या लगाना है, उसका आंसर मस्टर्ड। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की गैस कौन सी है, तो वो अपनी कौन सी है, ल्यूसाइड। कौन सी है, ल्यूसाइड, और इसको लेविसाइड भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविसाइड भी अपन इसको बोलते हैं। ल्यूसाइड या लेविसाइड ये द्वितीय विश्व युद्ध की गैस है, प्रथम विश्व युद्ध की गैस कौन सी है, अपनी मस्टर्ड। ठीक है भैया, याद रहेगी। तो देखो इधर,
इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसाइट और ऑक्सिम। प्रथम विश्व युद्ध की गैस मस्टर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध की गैस ल्यूसाइट। ये क्या थे? अपने घाव कारक थे जो क्या करेंगे भाई? बॉडी के ऊपर क्या कर देंगे? घाव कर देंगे, फफोले कर देंगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे इन जो कारक है इनको यूज में लिया गया था। चलिए सेकेंड अपने आते हैं तंत्रिका कारक यानी कि न्यूरॉन फैक्टर्स। ये क्या करेंगे? अपने ब्रेन जो है उसको डैमेज करने का काम करवा देंगे। ये रसायन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं जिससे मानव मस्तिष्क क्या है? कार्य करना बंद कर देता है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इनका प्रसार द्रव, एरोसोल, वाष्प तथा धूल के माध्यम से किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सीरीन गैस, टाबुन, सोमान और वीएक्स। क्या है? सीरीन गैस, टाबुन, सोमान और वीएक्स। जो अभी अपन ने घाव कारक पढ़े थे उसमें क्या याद रखना है अपन को? मस्टर्ड और ल्यूसाइट जो है मेजरली आपको याद रखना है, उसके साथ साथ ऑक्सिम जो है आपको याद रखना है। तंत्रिका कारक के अंतर्गत क्या क्या याद रखना है? वीएक्स याद रखना है, सीरीन गैस याद रखनी है, टाबुन और सोमान जो है आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, 2 कारक हो गए। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? केमिकल फैक्टर्स के अंदर। चलिए थर्ड अपने आते हैं दम घोटू कारक। ये क्या करेंगे भाई? यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो देखो ये रसायन श्वसन नलिका व वायु कोशों को आघात पहुंचाकर श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और घुटन महसूस होती है। इनका प्रसार जो है गैस के माध्यम से किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन, फॉस्जीन और डायफॉस्जीन। आपको इनके मेजरली एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा दम घोटू क्या होता है, ये अपने घाव क्या होता है। इनके एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा अपना? क्लोरीन, फॉस्जीन और डायफॉस्जीन। फोर्थ अपने आते हैं रक्त कारक। कौन से कारक? रक्त कारक। ये क्या करेंगे भाई? अपना जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन जो मिक्स हो रही है उसको जाके अफेक्ट करते हैं। ये रसायन रक्त कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा उसका परिवहन करने की क्षमता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका जो प्रसार है किसके माध्यम से किया जाता है? गैस के माध्यम से इसका प्रसार जो है किया जाता है। किसका? रक्त कारकों का। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोजन क्लोराइड और आर्सिन जो है इसके एग्जाम्पल है। क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सिन और अपना साइनोजन क्लोराइड जो है इसके एग्जाम्पल है। ये हुए अपने रसायन हथियार यानी कि रासायनिक हथियार, केमिकल वेपन्स। 4 हमने इसमें पढ़े हैं। कौन कौन से हो गए? अपने घाव कारक, उसके बाद अपने तंत्रिका कारक, तीसरे थे अपने दम घोटू कारक और फोर्थ थे अपने रक्त कारक। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपने जैविक हथियार। जैसे कि कुछ बायो वेपन्स जो है इनको अपन कहते हैं बायो वेपन्स यानी कि जैविक हथियार। जैविक हथियार क्या होते हैं? इसमें कोई भी या तो जीवाणु हो गया या फिर कोई भी ऐसा न्यूरोटॉक्सिन है जो क्या किया जाता है? हथियार के रूप में काम में लिया जाता है, उन्हें अपन कहते हैं जैविक हथियार। जैसे कि कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी एक तरीके का क्या है? बायो वेपन है, जैविक हथियार है। इसे जो है चाइना की लेबोरेटरी में जो है फॉर्म किया गया है। अब देखिए भाई अभी उसका कोई सिग्निफिकेंट आया नहीं है कि भाई हाँ ये लेबोरेटरी में ही फॉर्म किया गया है। तो देखिए इधर वे हथियार जो किसी हानिकारक जैविक घटक जैसे रोगजनक सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी न्यूरोटॉक्सिन आदि का उपयोग करके मानव स्वास्थ्य को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। इसमें क्या है? बड़े स्तर पर ये क्या करता है? ह्यूमंस को, एनिमल्स को क्या है? अफेक्ट करता है। जैसे आपने देखा कोरोना है, एक इंसान को हुआ और फिर वो क्या किया? सारे में जाके इन्फेक्ट हो गया, वो सभी में सर्कुलेट हो गया, ट्रांसफर हो गया एक से दूसरे में। तो एक तरीके से पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर अपना कोरोना फैल गया था। तो ये क्या करते हैं? बहुत बड़े लेवल पे एनिमल्स को, ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई। इन्हें 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। कैटेगरी 1 यानी कि ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। जो कैटेगरी ए है वो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा
हार्मफुल होते हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। और इसमें जो डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसमें? श्रेणी ए में, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल क्या है, अपने जैविक हथियार है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं श्रेणी बी, जो क्या है, थोड़े से कम अपने पावरफुल है श्रेणी ए से, और ये क्या है, इसमें डेथ रेट क्या होगी, कम होगी। चलिए उसके बाद अपन पढ़ेंगे श्रेणी सी। श्रेणी सी में ये इन फ्यूचर जो है इनका यूज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले श्रेणी ए के अंदर अपन पढ़ते हैं, जिससे अगर आपने नाम सुना हो ब्लैक डेथ, तो जो एक प्लेग की बीमारी है, एक बार बहुत ज़्यादा फैल गई थी, बहुत लाखों लोगों की उसमें क्या है, डेथ हुई थी। तो वो एक तरीके का क्या था, अपना वेपन था, क्या था, जैविक हथियार था, जो एक साथ ही बहुत सारे इंसानों में, जानवरों में जो है फैल गई थी, और उससे डेथ रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई थी। इसीलिए जो प्लेग है उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके ये जो अपने जैविक हथियार है इनको पढ़ लेते हैं। देखिए इधर यूएसए के स्वास्थ्य विभाग ने जैविक हथियारों को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है, श्रेणी ए, बी और सी। श्रेणी ए वाले कौन से हैं कि भाई जिनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी। चलिए, और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में ये एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को क्या है, अफेक्ट करेंगे। देखिए इधर सबसे घातक जो है जैविक हथियार हैं, आसानी से फैल जाते हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उच्च मृत्यु दर उत्पन्न करते हैं। इनकी रोकथाम हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता होती है। जैसे कोरोना में बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया था, लोगों को बाहर निकलने से मना कर दिया था, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से मना कर दिया था, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास जो है वो करने पड़े थे अपन को और गवर्नमेंट को। तो बस भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एंथ्रेक्स, प्लेग, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ। प्लेग को अपन क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ, क्योंकि इससे जब ये फैला था तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की एक साथ डेथ हो गई थी, इसलिए अपन इसको ब्लैक डेथ जो है उस नाम से जानते हैं। चेचक, इबोला, नोवेल कोरोना जो है अपना क्या हो गया, अपने बायो वेपन हो गए, किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, श्रेणी ए के अंदर। उसके बाद अपने आते हैं श्रेणी बी, जो क्या है, ए से थोड़े से कम पावरफुल है, और इसमें डेथ रेट क्या होगी, कम होगी। मध्यम तीव्रता के जैविक हथियार सीमित क्षेत्र में सीमित लोगों को ही ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। मध्यम रुग्णता दर व निम्न मृत्यु दर उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होगा कि भाई फीवर आ जाएगा, थोड़ी बहुत वीकनेस हो जाएगी बॉडी के अंदर, जो बॉडी है प्रॉपर काम नहीं करेगी। इनकी रोकथाम हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ब्रुसेलोसिस, जिसे अपन कहते हैं माल्टा ज्वर, यानी कि इसमें क्या होगा कि भाई बॉडी में फीवर आ जाएगा, बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। ये सारे किस में होते हैं, ब्रुसेलोसिस में। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। क्यू फीवर, रिसिन, टॉक्सिन जो है ये सब क्या है, ये है अपने श्रेणी बी के बायो वेपन। थर्ड अपने आते हैं श्रेणी सी के, जिसमें ये जो अपने रोगजनक है उनको इन फ्यूचर जो है हथियार के तौर पे काम में लिया जाएगा। देखिए, उभरते रोगजनक जिनका उपयोग भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रसार हेतु किया जा सकता है, क्योंकि भाई इनका जो प्रोडक्शन है वो आसानी से हो सकता है। तो देखिए उदाहरण, निपा वायरस और हंता वायरस। क्या है, निपा वायरस जो किससे होगा भाई, बैट जो चमगादड़ है उसकी वजह से ये वायरस फैलेगा। तो निपा वायरस और हंता वायरस क्या है, अपने श्रेणी सी के अपने है क्या, बायो वेपन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो इधर आओ, देखो मिसाइल रक्षा प्रणाली पढ़ी, जिसके अंतर्गत क्या पढ़ा कि भाई दुश्मन की मिसाइल को मारने के लिए ये जो प्रणाली है वो विकसित की गई। कौन सी मिसाइलों के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। उसके बाद क्या देखा, इंडिया में 2 लेवल पे कौन कौन सी, पीएडी और एएडी। पीएडी में क्या होता है कि भाई ये क्या करेगी, एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसमें ये जो अपनी मिसाइल है वो दुश्मन की मिसाइल को वायुमंडल से बाहर जाके डिस्ट्रॉय करेगी। कितनी ऊंचाई पे, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे।
उसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन सी जो मिसाइल है वो उपयोग में ली जाती है, तो पीएडी के अंदर पृथ्वी का जो उन्नत संस्करण है, कौन सा, पृथ्वी का है प्रद्युम्न, वो इसमें उपयोग में लिया जा रहा है। दूसरा अपन देखते हैं एएडी, इसमें क्या है कि ये एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है जो वायुमंडल के अंदर ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय करती है। कितनी हाइट पे, 50 से 30 ले लो, 50, 20, 30 किलोमीटर की हाइट पे जो है ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगी। इसमें कौन सी मिसाइल यूज में ली जाती है, तो इसमें ली जाती है अग्नि। अग्नि का उन्नत वर्जन कौन सा यूज में लिया जा रहा है, अश्विन। ठीक है, तो ये थी अपनी रक्षा प्रणाली। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा केमिकल वेपन्स, जिनको 4 कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड करते हुए पढ़ा। पहली कौन सी थी, घाव कारक, दूसरा तंत्रिका कारक, तीसरा अपना रक्त कारक और चौथा अपना दम घोटू कारक। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद अपन ने देखे बायो वेपन्स, जैविक हथियार। जैविक हथियार को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए पढ़ा, श्रेणी ए, बी और सी। ए के अंदर कौन कौन से आ गए, जो भाई जिनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसमें अपन ने देख लिया एंथ्रेक्स, प्लेग वगैरह। ठीक है, श्रेणी बी में क्या है, डेथ रेट कम होती है और नॉर्मल फीवर वगैरह जो है उसके अंदर आता है। उसके एग्जाम्पल ब्रुसेलोसिस, क्यू फीवर, ये उसके एग्जाम्पल थे। थर्ड अपना कौन सा था, थर्ड है अपना श्रेणी सी, जिन्हें क्या है कि इन फ्यूचर जो है काम में लिया जाएगा। तो निपा वायरस, हंता वायरस, ये अपने श्रेणी सी के बायो वेपन्स है। तो इस तरीके से जो अपने जैविक हथियार है और रासायनिक हथियार है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।